हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रेन आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन है जो कि बच्चों के बारे में सही है। चिल्ड्रेन आर बोर्न टू बी लाइक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, सही है ये। चिल्ड्रेन एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ये भी सही है। चिल्ड्रेन थिंक लाइक एडल्ट्स ओनली लेसर देन देम, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चे क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है बच्चों के सोचने में, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं होता है। मतलब जितना ही एडल्ट सोचते हैं उतनी ही सोच बच्चों की भी होती है, बस केवल डिफरेंस किस में होता है? गुणों में डिफरेंस होता है। मतलब कि मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दो फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि बच्चे किस प्रकार सोचते हैं। तो मात्रात्मक रूप से एडल्ट्स के बराबर ही बच्चे सोचते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से एडल्ट से लेस देन सोचते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ है, चिल्ड्रन आर बोर्न टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ देयर इन्वायरमेंट थ्रू सोशल इंटरैक्टिव। मतलब बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित रहने के लिए पैदा होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इज। मतलब विद्यार्थियों की काम में जो त्रुटियां आती हैं उनका विश्लेषण करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू रैंक स्टूडेंट्स, नहीं। रैंकिंग वगैरह बच्चों को देना ये बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रिड्यूस करता है, कम करता है, ना कि बढ़ाता है। इस वजह से रैंकिंग वाली चीज हट जाएगी। टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस थिंकिंग, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की चिंतन को समझने के लिए बच्चे की सोच कैसी है, बच्चों का चिंतन कैसा है, इस चीज को समझने के लिए ही बच्चों की गलतियां, ये जो एरर्स होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 है, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा, या फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के द्वारा, या फिर स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स के द्वारा, या फिर टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। तो ये चारों ही चीजें ऐसी हैं जिनसे कि अधिगम इन्फ्लुएंस्ड होता है। कैसे? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? टीचर का व्यवहार कैसा है, टीचर का व्यवहार कैसा है, या फिर ये टीचर का व्यवहार टीचर रिलेटेड फैक्टर्स में भी आ जाएगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, मतलब बच्चे जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें उसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। इसके अलावा बच्चों की इमोशनल हेल्थ कैसी है, उनका संवेगात्मक स्वास्थ्य कैसा है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में बच्चे कौन सी समाज से या फिर कौन सी संस्कृति से आते हैं, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स में आता है कि विद्यालय का पर्यावरण कैसा है, विद्यालय का पर्यावरण कैसा है, क्योंकि विद्यालय का पर्यावरण भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि बच्चों की अधिगम को इन्फ्लुएंस करता है। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स में टीचर की स्टूडेंट से रिलेटेड नॉलेज कितनी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज कितनी है, टीचर का बिहेवियर कैसा है, टीचर की मेंटल हेल्थ कैसी है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बच्चे की फिजिकल हेल्थ भी आएगी। तो इस वजह से ये चारों ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अधिगम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, गिविंग स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स इन द क्लासरूम एंड बिल्डिंग अपॉन दैट इंफॉर्मेशन इज एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग। मतलब कक्षा में विद्यार्थियों का त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना, ये किस चीज का उदाहरण है? बिहेवियरिज्म का, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का, या फिर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड टीचिंग का। यह है सामाजिक
संरचनावाद का उदाहरण, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये साझा करती है कि कक्षा अधिगम को बाकी पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा और किस चीजों पर डिपेंड होती है। बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन की बात आई, इस वजह से ये ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स कंटेंट एवरी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि किताबी भार बच्चों के ऊपर बढ़ाना ये भी एनईपी से हटाया गया है। फोकस्ड टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक से हटा करके या फिर जो ज्ञान है बच्चों को दिया जा रहा है वो सिर्फ किताबों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो फोकस है वो इस चीज पे दिया जाना चाहिए कि बच्चे इंक्वायरी करके सीखें या फिर उनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका विकास हो, मतलब खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर भी केंद्रित होना चाहिए, ना कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही लिमिटेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निमोनिक डिवाइसेस मतलब स्मृति विषयक युक्ति क्या है। सबसे पहले मेमोरी होती क्या है, मेमोरी या फिर स्मृति होती क्या है। इंफॉर्मेशंस को स्टोर रखना, और स्टोर रखने के बाद जब भी कोई भी कॉग्निटिव या फिर संज्ञानात्मक कार्य करना हो तो उस संज्ञानात्मक कार्य को करने के लिए उसका पुनः उत्पन्न हो जाना या फिर पुनः याद आ जाना, इसी क्षमता को या फिर इसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है, स्मृति कहा जाता है। तो फिर कौन सी ऐसी तकनीक है जो कि निमोनिक डिवाइस को आगे बढ़ाती है, या फिर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी चीज को याद रखने में हेल्प करती है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है उसको निमोनिक डिवाइस कहते हैं। इसके अलावा ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी, SSR, S मतलब सिंबलाइजेशन, सांकेतिक, दूसरा स्टोरेज भंडारण, और R से रिट्रीव मतलब पुनः उत्पादन। इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है क्या, स्मृति। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, टेक्निक दैट हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुज टीचेस EVS टू क्लास 3rd एंड ऑलवेज डज ब्रेनस्टॉर्मिंग immediately after introducing any topic to his students. तो which of the following would this strategy promote? अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, वहां हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। मतलब कि जिस भी टॉपिक को उसने पढ़ाया है उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद तुरंत ही उससे रिलेटेड जो भी उनके अनुभव हैं बच्चों के, उन अनुभवों को जानने के लिए, पूछने के लिए उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो पूछा गया है कि ये स्ट्रेटेजी किस चीज को प्रमोट करेगी, रोट लर्निंग को नहीं, पर्सपेक्टिव टेकिंग, हाँ मतलब उस विषय के बारे में बच्चे का लेकर के अपना क्या दृष्टिकोण है इसको जानना, क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन, इंक्वायरी मतलब वो अपने हिसाब से थोड़ा खोजबीन करके बताने की कोशिश करेंगे बच्चे, इससे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है और बच्चे सीख रहे हैं। तो ऑप्शन 2nd, 3rd, 4th मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2nd, 3rd, 4th। क्वेश्चन नंबर 28 है असर्शन और रीजन का, फियर ऑफ फेल्योर एंड प्रेशर टू अचीव शुड नॉट बी इंड्यूस्ड इन चिल्ड्रन, एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मतलब सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए, इसलिए ये कथन हमारा सही हो गया। कारण है फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस टू इम्पॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन फील अ सेंस ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी। मतलब
अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए ये जरूरी है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस करें। मतलब कि शारीरिक रूप से वो सक्षम है या असक्षम है, उसमें टीचर से बोल सकें या फिर अपनी परेशानी टीचर को बता सकें, या फिर भावनात्मक सुरक्षा मतलब अगर उनको कोई चीज कहीं पे नहीं समझ में आ रही है तो खुल के बिना डरे टीचर से अपने भाव को प्रकट करके पूछ सकें, सवाल जवाब कर सकें। तो इससे क्या होगा, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। जो अधिगम होगा, लर्निंग होगी, वो मीनिंगफुल बनेगी। तो कारण भी सही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, अलीजा whose locus of control is internal would attribute her failure in examination to। मतलब एक विद्यार्थी अलीजा है जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, तो परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? हर लैक ऑफ एबिलिटी, या फिर क्वेश्चन पेपर बीइंग डिफिकल्ट, या फिर बैड लक, या फिर टीचर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स हर। उसकी योग्यता में कमी, या फिर परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, या फिर दुर्भाग्य, या फिर अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, हर लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब उसकी योग्यता में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ टीचर हु वांट्स हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड शुड। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, तो उसे क्या करना चाहिए? एंकरेज कॉम्पिटिशन इन द, कॉम्पिटिशन वाली चीज है तो ये ऑप्शन तुरंत ही गलत हो जाएगा। इंड्यूस फियर एंड एंजाइटी, बच्चों में डर और चिंता पैदा करना, ये भी गलत है। बच्चों को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराना चाहिए, सिक्योर रहें बच्चे। ऑफर मटेरियलिस्टिक रिवार्ड्स, भौतिक पुरस्कार दे करके, या फिर ट्राई टू एनकरेज क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रमोट लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर टीचर चाह रही है कि उसके बच्चे अंदर से अपने आप से मोटिवेटेड रहें, तो इसके लिए क्या करेगी, वो बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा सीखने के आनंद को भी अभिप्रेरित करेगी। मतलब अगर सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करेगी कि लर्निंग में इंटरेस्ट बच्चों का जगेगा, तो बच्चे अपने आप से ही सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे और पढ़ने के लिए मोटिवेट रहेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा 5th ईयर का भी PYQ कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट का या फिर दूसरे सब्जेक्ट की पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।